we started this chapter with magnetic field, then we studied Biot-Savart law, and after that we studied the application of Biot-Savart law, which was magnetic field due to infinitely long conductor. Now today we will study magnetic field at axial point of uniformly current carrying ring. There is a ring and due to which there is a circular ring, and due to which we have to calculate magnetic field at its axial point. उसके axial point पे हमें magnetic field calculate करना है. This type of derivation or this derivation oftenly asked in the examinations. जो एग्जामिनेशन है उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है. Now we will come back to the concept. Now there is a circular ring like this, and this circular ring must be having an axis, so this is the axis of the circular ring. We have to calculate magnetic field at any point on this red marker, which is the axis of this ring. Got it? चलिए, now we will draw the diagram. So this is a ring. This ring is kept like this. ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है. तो इसका डायग्राम ये बनाया है ये सर्कुलर ही, तो कंफ्यूज ना हो. चलिए, now this ring is carrying current. In this ring the direction of current is like in this way. The current is flowing in this way. In this way current is flowing. Okay, now we have to calculate the magnetic field at axial point, and that axial point is P. This is the axial point P. We have to calculate magnetic field at this point, and the radius of the ring is A, and the distance of this axial point from the center is x. अब देखिए, आपको इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इस रिंग में करंट यूनिफॉर्मली फ्लो, स्टीडीली फ्लो कर रहा है. अब आपको करना क्या है, इस कंप्लीट रिंग की वजह से आप एक साथ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो उसका तरीका ये है कि इस रिंग में आप एक या दो करंट एलिमेंट ले लीजिए. दो की वजह क्या है वो बताई जाएगी. दो अलग अलग जगह पे करंट एलिमेंट ले लीजिए और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए पी पे. ठीक है, वो जो दो करंट एलिमेंट आ जाएंगे फिर उनको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया. मैंने इसको नाम दे दिया DL1 नाम दे दिया मैंने इसको. ठीक है, अब DL1 की वजह से मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से ये हो गई. ठीक है, अब देखिए एक चीज, तो मैं पहले डायरेक्शन बाद में बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, पहले मैं ये बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. R is the distance between DL and P. This is R. हम बाद में इस R की वैल्यू भी लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा. ये क्रूशियल पॉइंट है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी. मतलब कहानी क्या है कि करंट ये फ्लो कर रहा है, आपने कहीं यहां पे DL ले लिया. ठीक है, DL ले लिया और आप क्या करने वाले हैं कि इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं.
दिस इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और ये जो डीएल लिया है यहां से यहां आपने ये ऐसे ले लिया, तो अब ये बताइए कि डीएल जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो ये ब्लू मार्कर शो कर रहा है और डीएल जो है वो आपका यहां पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह क्या है कि आप इस डीएल को, इस पोजीशन वेक्टर को इस रिंग से किसी भी एंगल पे लें, क्योंकि ये वाली जो डीएल आपने लिया है ये इतना छोटा है, ये इतना स्मॉल है कि इससे आप किसी भी एंगल पे लें, एंगल क्या बनने वाला है? 90 डिग्री। कहीं पे भी आप ले लें डीएल पोजीशन वेक्टर को, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहां पे जब आप डीएल बहुत स्मॉल ले लेते हैं तो इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं कि यहां पे कर्व है। हम इसको कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस अगर ऐसा है डीएल का, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी एंगल ले लीजिए, वो एंगल क्या बनेगा? कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। हर जगह वो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर विल बी 90 डिग्री, ठीक है। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, साइन 90 विल बी 1, so I am not going to write that 4 pi r square. So this is the value due to dl1. Now we will find the direction. Now we will find the direction ड्यू टू dl1। हम dl1 की वजह से जो p पे मैग्नेटिक फील्ड बना है उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो देखिए राइट हैंड पाम रूल कैसे लगेगा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में आप रखते हैं अपना थंब, ठीक है। थंब रख दिया। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट तक अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करते हैं, तो फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। रेड पॉइंट, ये जो रेड कैप है वहीं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया? फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मेरी जो पाम होती है वो पाम शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो पाम कहां? ऊपर की तरफ शो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी मुझे ऊपर की तरफ। सो this will be the direction of magnetic field. This is db1 because I found it due to dl1, so it is db1. Okay, अब देखिए, अब यहां पे हम दूसरा एक एलिमेंट ले लेंगे dl2 जो कि यहां नीचे ले लेंगे। ये हमने यहां पे dl2 ले लिया। dl2 लेने की वजह क्या है? आधा मिनट रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो dl2 आपने लिया, ठीक है। dl2 की वजह से आपको बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा जितना dl1 का आया है, जितना db1 आया है उतना ही db2 आएगा, उसमें परेशान नहीं होना। तो देखिए यहां से यहां, अब देखिए, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपने ऊपर तो कैलकुलेट कर लिया, अब नीचे की तरफ करंट, जब आपने dl2 तो नीचे लिया है तो नीचे जो करंट का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? नीचे करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको रेड कैप की तरफ कैलकुलेट करनी है, तो रेड कैप ऊपर हो गया, आपने फिंगर्स को एक्सटेंड किया। पाम किस डायरेक्शन में आपको शो हो रही है? पाम नीचे की तरफ शो हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? 90 डिग्री टू योर पाम, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड db2। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद एक चीज और करते हैं। वो चीज क्या है? देखिए, अब आपको ये जो एंगल बना है यहां पे, ये एंगल हो गया फाई। ये एंगल जो कि पोजीशन वेक्टर और इस
एक्सियल पॉइंट के बीच में बना है या एक्सियल लाइन के बीच में जो एंगल बना है दैट एंगल इज फाई। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये dB1 और dB2 को कैलकुलेट नहीं, हमें रिजॉल्व करना है। तो देखिए रिजॉल्व कैसे होगा, तो अगर ये dB1 इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, dB2 भी सिमिलरली इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तो रिजोल्यूशन करते हैं। अब हमें रिजोल्यूशन की वैल्यू पता चले कि कौन सा एंगल साइन थीटा है और कौन सा एंगल कॉस थीटा है। तो देखिए हमें पता है कि रिजोल्यूशन जब करते हैं तो जिस कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा बनता है वो जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनता है वो कॉस थीटा हो जाता है, जिसके साथ 90 माइनस थीटा बनता है वो साइन थीटा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि क्या वैल्यू आएगी कि अगर ये वाला एंगल है फाई, मैं इसको कंप्लीटली ऐसे बना देता हूं। देखिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ये एक्सियल लाइन होगी और ये हो गया फाई इतना। उसके बाद ये आपका रिजॉल्व्ड है, ये आपका रिजॉल्व्ड है और ये है आपका dB1। dB1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, dB2 सिमिलरली वैसे ही आएगा। तो अगर ये फाई है तो ये वाला एंगल तो 90 है, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, ये बचा हो गया आपका 90 माइनस फाइव। ठीक है, ये बचा हुआ 90 माइनस फाइव हो गया। लेकिन हमें इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, dB से एंगल बनना चाहिए। एंगल किससे बनना चाहिए, dB से। तो देखिए ये आपका 90 हो गया, तो ये जो आपका लाइन है ये और मैग्नेटिक फील्ड मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब ये आर्म और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तो 90 डिग्री बनाते हैं, तो 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये कंप्लीट यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया और इतना है 90 माइनस थीटा। तो आपके पास फाई, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस 90 माइनस फाइव। क्या समझ में आ गई बात। इतने कंप्लीट में से मैंने इतना माइनस कर दिया तो मेरे पास इतना आ जाएगा। तो 90 माइनस 90 प्लस 5, तो 90 से 90 कैंसिल, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 5। दैट मीन्स इट विल बी, दिस विल बी 5। ये एंगल क्या हो गया 5। और जिसके साथ 5 होता है उसके साथ क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो गया आपका dB1 cos थीटा और ये dB2 cos थीटा। तो ये वाले एंगल क्या हो गए, यहां बचा हुआ क्या हो गया dB1 sin थीटा और dB2 sin, सॉरी मैं बार बार थीटा लिख रहा हूं, ये होगा 5। चलिए, क्या आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गई है, इतना ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए नाउ एक चीज और कि dA2 लिया क्यों गया था। यहां पे dA2 इसलिए लिया गया था कि आप कितने भी करंट एलिमेंट्स ले लीजिए, कितने भी करंट एलिमेंट्स ले लीजिए, ये तो मैंने 2 लिए थे, आप यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कितने भी करंट एलिमेंट ले लीजिए, उनकी वजह से जो cos थीटा कंपोनेंट बनेंगे, P पॉइंट पे जो cos थीटा कंपोनेंट्स बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा अपोजिट होंगे, वो हमेशा सिमेट्रिकल होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि cos थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और जितने भी sin थीटा कंपोनेंट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहां ले लिया, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो मैंने यहां ले लिया, तो यहां अगर ले लेता हूं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालनी है, ये बाहर की तरफ गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो cos थीटा का एंगल ये बन जाएगा। ठीक है, और यहां ले लिया तो cos थीटा का एंगल ये बन जाएगा, दोनों cos थीटा कैंसिल आउट। ऐसे ही इस स्विंग की वजह से जितने भी cos थीटा कंपोनेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सारे के सारे साइन थीटा, और हम उनको ही कंसीडर करेंगे बस। ठीक है, तो ये जो 2 एलिमेंट्स लेने की वजह थी वो ये थी कि हमें cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल कर देना था यहाँ पे, और बचे हुए से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए नाउ cos थीटा नहीं, cos फाइव कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है,
बट साइन थीटा, साइन फाई, सॉरी मैं बार बार थीटा लिख रहा हूं, साइन फाई विल रिमेन देयर। ठीक है, अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आनी है दैट इज dB, दैट dB विल बी इक्वल टू dB साइन थीटा, सॉरी साइन फाई। ठीक है, तो अब देखिए dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, dB की वैल्यू तो हमारे पास है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई। नाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विल बी the value of r which is due by Pythagoras is r is equal to a square plus x square रूट में r square will be a square plus x square रूट हट जाएगा यहां से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई a square plus x square। तो ये तो वैल्यू हो गई किसकी, dB की। अब साइन फाई की वैल्यू लिखते हैं, तो देखिए ये एंगल फाई है, यहां पे आप साइन फाई लगा दीजिए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया a और हाइपोटेन्यूस हो गया r, तो ये हो गया a अपॉन r एंड द वैल्यू ऑफ r इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड आई कैन राइट रूट एज 1/2। ठीक है, तो देखिए आप आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई डी एल a अपॉन 4 पाई एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 एंड दिस इज 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अभी तक हम ये dB की वैल्यू लेके चल रहे थे, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नाउ इट विल बी b, हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेट इसको किया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई एल, dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया l, a अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ठीक है, और क्योंकि ये रिंग जो है सर्कुलर है, तो इसका लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, सो l विल बी इक्वल टू 2 पाई a। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, b will be equal to mu naught I 2 pi a, mu naught I 2 pi a into a एक पहले से है, तो ये 2 pi a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 pi a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, 2 pi से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, यू विल लेफ्ट विद वैल्यू a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब यहां एक स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, इफ a इज मच ग्रेटर देन x, मतलब कि आपने जो रिंग ली है वो इतनी बड़ी ले ली कि जो एक्सियल पॉइंट है उसके कंपैरिजन में उसका रेडियस बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो a बहुत ज्यादा है x से, तो हम क्या कर देंगे, इसको x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेग्लेक्ट x, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर हट गया, 2 a स्क्वायर अंदर है और बाहर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब से इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सो दिस इज द वैल्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड due to ring when radius of the ring is much greater than the distance। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
रिंग के सेंटर पे जब निकाला जाता है तो यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। जब आपका रिंग इतना बड़ा है, उसका रेडियस इतना ज्यादा है, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हम सेंटर पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए एक स्पेशल केस और ले लेते हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं। केस टू क्या है? इफ x इज मच ग्रेटर देन a, मतलब आपने एक ऐसे डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पे जिससे जो रिंग का साइज है उससे बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नेग्लेक्ट a को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन क्या बच जाएगा आपके पास? x क्यूब, 2a 2x क्यूब। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अब कल इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ।